नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे छोटी सी चिप का। चिप जिसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, वो हमारे मोबाइल फोन में लगी होती है, हमारे लैपटॉप में लगी होती है, कंप्यूटर में, यहां तक कि गाड़ियों में भी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं उसमें एक छोटी सी चिप होती है जिसका आकार नैनोमीटर में होता है, मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, नैनोमीटर में होता है। तो वो चिप, उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। और बवाल क्यों हो रहा है उसको आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने परसों एक बयान दिया कि गुजरात में सेमीकंडक्टर यानी चिप इंडस्ट्री में जितनी सब्सिडी दी जा रही है उससे जो नौकरियां बनेंगी उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो एक नौकरी के लिए सरकार 3.2 करोड़ रुपया यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतनी सब्सिडी एक नौकरी को पैदा करने के लिए दी जा रही है तो बेंगलुरु के पास में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहां छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलती है, वो लाखों रोजगार पैदा करती है और सरकार उनको क्या देती है। खैर, जेडीएस चूंकि एनडीए सरकार का एक सहयोगी है, इस बयान पर सवाल उठे कि भाई सरकार का ही एक सहयोगी कैसे इस तरह से बयान दे रहा है। तो जैसे कि अपेक्षा थी, कुमारस्वामी अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैं सेमीकंडक्टर यानी चिप की जो सरकार की सब्सिडी देने की नीति है, उसको बढ़ावा देने की नीति है, उसका मैं समर्थन करता हूं। तो ये बात तो मतलब एक तरह से आई गई हो गई, लेकिन सवाल फिर से खड़ा हो गया जो कि सबसे पहले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने उठाया था कि क्या भारत सरकार को चिप बनाने के लिए इतनी सब्सिडी देनी चाहिए। तो आज हम हिसाब किताब करेंगे चिप का और उसकी सब्सिडी का। पहले हम ये समझेंगे कि आखिर भारत सरकार की पीएलआई स्कीम क्या है। दूसरी बात, जो गुजरात में 3.25 करोड़ रुपए की एक नौकरी के लिए सब्सिडी देने की बात, उसकी सच्चाई क्या है। और तीसरी बात कि डॉक्टर रघुराम राजन क्यों तर्क दे रहे हैं कि भारत को चिप के लिए सब्सिडी देने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि चिप के लिए या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए पीएलआई स्कीम क्या है। देखिए, 2020 में जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया तो अचानक से इलेक्ट्रॉनिक के सामान की किल्लत हो गई। तो उसकी मांग भी बढ़ गई थी और उसकी किल्लत भी हो गई थी। तो ऐसे समय में आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और लगभग हर देश में जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम करने की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। तो भारत सरकार ने भी 10 सेक्टर में पीएलआई स्कीम लाई, जिसको कहते हैं कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव लिंक जो है स्कीम थी ये, जिसमें कि अगर आप सामान बनाकर बेचेंगे तो सरकार जितनी बिक्री हो रही है उसका 3 से 5% तक आपको इंसेंटिव देगी उन कंपनियों को। तो जब ये मोबाइल फोन के लिए स्कीम आई, लैपटॉप के लिए आई है या कंप्यूटर के लिए भी आई है, अलग अलग सामानों के लिए आई है, तो मोबाइल के लिए जो स्कीम आई है खास तौर पे ये काफी कामयाब रही और मोबाइल का उत्पादन देश में बढ़ा भी है। लेकिन जो मोबाइल की जान होती है, जो मोबाइल का दिमाग होता है या ब्रेन होता है, वो होता है चिप या कंप्यूटर का या गाड़ियों का। और ये चिप की भी बहुत किल्लत हो गई थी। इसलिए आपको याद होगा कि 2021-22 में गाड़ियों के लिए भी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी, उसकी बुकिंग में बड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि चिप नहीं मिल रही थी। तो भारत सरकार ने भी सोचा कि हम क्यों ही चिप को दूसरे देशों से मंगवाएं, हम भी इसको बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसीलिए जो स्कीम आई उसमें यह कहा गया कि जो भारत में चिप बनाने आएगा उसका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 50% सरकार देगी। यानी अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे, जितना भी खर्चा आ रहा उसके लिए आधा पैसा जो है सरकार लगाएगी, ताकि उनको एक इंसेंटिव दिया जाए कि आइए आप भारत में निवेश कीजिए, भारत में चिप बनाइए। तो ये तो है पीएलआई स्कीम। और जैसे मैंने कहा कि खास करके मोबाइल फोन बनाने में भारत में जो बढ़ावा हुआ, उत्पादन बढ़ा है, उसमें इस पीएलआई स्कीम का बड़ा योगदान रहा है। तो अब सवाल यह है कि पीएलआई स्कीम को लेकर, चिप को लेकर फिर बाकी जगह इतना बवाल नहीं हुआ, वो बवाल इस पर क्यों हो गया। तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका की एक कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसने जून में पिछले साल इसने भारत सरकार के साथ और गुजरात सरकार के साथ समझौता किया कि ये यहां पर हमारे यहां पर चिप बनाएगी
चिप बनाने के लिए, तो इसके लिए भारत सरकार ने उसको और गुजरात सरकार ने लगभग 16-17 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। और यहीं से यह आंकड़ा आया जो 3.2 करोड़ या 3 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा, क्योंकि जब 16-17 हजार करोड़ की भारत सरकार और गुजरात सरकार सब्सिडी दे रही थी और नौकरियां जो मिल रही है इससे वो सिर्फ 5,000 नौकरियां, तो ये जो 16,000 करोड़ को जब 5,000 नौकरियों से भाग देकर ये फिगर लाया गया कि भाई एक नौकरी के लिए सरकार 3-3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है, क्या ये सही है? तो यही स्कीम जो है इसके लिए कुल मिला के 76,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान रखा है। और अब तक 4 कंपनियों को, 3 कंपनियों को गुजरात में और एक को असम में सेमीकंडक्टर यानी चिप का जो प्लांट लगाने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार ने लगभग इस 76,000 करोड़ में से 59,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दे दी है। मतलब जितना भी उसका प्रावधान था वो लगभग अब खत्म होने को है। और एक खबर ये भी आई थी कि जब चुनाव के पहले ही खबर आई थी कि चुनाव के बाद इसमें नए सिरे से और भी पैसे लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो 3 करोड़ 3.25 करोड़ का मैंने आपको हिसाब बताया कि वो यहां से ये जो सब्सिडी दी जा रही है उससे आ रहा है। तो अब सवाल ये कि डॉक्टर रघुराम राजन, जिन्होंने कि अभी तो ये कुमार स्वामी ने तो हाल में कहा, मुकर भी गए उससे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रघुराम राजन ने इस स्कीम पर सवाल उठाया था। उनका तर्क यह था कि आप 76,000 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं, सिर्फ आप दे रहे हैं उसको चिप बनाने के लिए, ये आपके जो हायर एजुकेशन का बजट है, मतलब केंद्र सरकार हर साल 46,000 करोड़ रुपया खर्च करती है उच्च शिक्षा पर, लेकिन उससे करीब 1.5 गुना पैसा आप खर्च कर रहे हैं चिप की सब्सिडी देने के लिए। और उनका यह भी कहना था कि जब सब्सिडी एक बार आप शुरू होती है तो वह हर साल आपको देनी ही पड़ती, कोई सब्सिडी शुरू होने के बाद बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनका यह कहना था कि भारत सरकार को पैसा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लगाना चाहिए, वहां पर अच्छी फैसिलिटीज देनी चाहिए, स्पेक्ट्रोमीटर देना चाहिए जो कि लैब में काम आते हैं। तो अगर अच्छे बच्चे हम तैयार करेंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा बेहतर निवेश है, बजाय कि हम एक नौकरी के लिए 3-3.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। तो यहां तो ये बात थी रघुराम राजन की। रघुराम राजन का ये लगातार एक आर्ग्यूमेंट ये रहा है, तर्क ये रहा है कि भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। 2 तरह की चीजें हैं। चीन जैसा देश जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया, दुनिया के लिए सामान बनाकर वो यहां तक पहुंच गया। अब हम भी उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, मेक इन इंडिया कह लीजिए, आत्मनिर्भर भारत कह लीजिए, कि हम भी अपने देश में सामान बनाना चाहते हैं। लेकिन रघुराम राजन का ये कहना है कि जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष है या हमारी जो कोर एरिया है या हमारी स्ट्रेंथ है वो है सर्विसेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की जो कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये कंपनियां सर्विस एक्सपोर्ट करती है, कोई सामान एक्सपोर्ट नहीं करती है, कोई सामान नहीं बनाती है, सर्विसेज देती है। तो उनका ये कहना था कि रहा है बल्कि कि भारत को सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए। मतलब हम कैसे जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो जूम कॉल आ गए हैं, कि आप दुनिया भर को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए। उनका एक और आर्ग्यूमेंट यह है कि जो दुनिया भर का जो कारोबार है सर्विसेज का, उसमें भारत की हिस्सेदारी है 5%, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की यानी सामान की जो कारोबार की हिस्सेदारी है वो 2% है। तो उनका कहना है कि आप ध्यान दीजिए जहां आपको ज्यादा अभी ऑलरेडी बिजनेस मिल रहा है जो कि सर्विसेज में है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने ये कहा है कि 1600 कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं भारत में, उन्होंने यहां पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल रखे हैं। मतलब उनके लिए जो डिजाइनिंग करना या उनका जो बैकरूम का काम करना, तरह तरह की जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, तो भारत में उनको लगता है कि जो ये ब्रेन पावर है इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका एक और कहना है चिप के बारे में कि 3 लाख इंजीनियर भारत में चिप डिजाइन कर रहे हैं। तो राजन का ये कहना था कि हमको चिप डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि हम चिप बनाने में लग जाए। उन्होंने और भी उदाहरण दिए कि जेपी मॉर्गन है, ये जो बड़ी बड़ी गोल्डमैन सैक है, ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, इनके लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम भी ये जो जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो भारत में बनाए गए हैं वो करते हैं। उसके अलावा वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उनका कहना यह है कि भारत सरकार शिक्षा पे ध्यान दे और सर्विसेज पे ध्यान दे, जहां पर हमें ज्यादा स्कोप है, बजाय इसके कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। बहरहाल अब ये तो राजन ने कह दिया, कुमार स्वामी ने कह दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? तो आगे जो होगा वो हमें अगले महीने ही पता चलेगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो पीएलआई स्कीम है उसको सरकार उससे कदम पीछे हट लेगी।
क्योंकि मोबाइल के लिए ये स्कीम कामयाब रही है और जैसी खबरें आ रही है कि सरकार तो उसको और बढ़ावा देना चाहती है, तो मुझे ये संभावना बड़ी कम लग रही कि सरकार इससे हाथ खींच लेगी। लेकिन जो कुमार स्वामी जिस बयान से पलट गए उसमें उन्होंने एक बात जरूर कही है कि बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। तो ये क्या बैलेंस्ड अप्रोच बजट में आएगा, इसके लिए हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दूं या अगले हफ्ते जो वीडियो बनेगा उसमें दूं। एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।